बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं जरा आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। दो लाइनें होती हैं, ये जो लाइन होती है इसके मिड में जीरो होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव डिजिट होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। जो इसकी पॉजिटिव साइड है उसे x से डिनोट करेंगे और जो नेगेटिव साइड है उसे x प्राइम से, ठीक है। और इसी तरह एक और लाइन होती है जो इस x एक्सिस पर या इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर परपेंडिकुलर बनाती है। क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। तो उसे कहा जाता है जी y एक्सिस। और ये जो लाइन होती है इसमें यहाँ पर जीरो ओरिजिन पर ये जो है ना, ये जो पहला जीरो है उधर ही परपेंडिकुलर बना रही है। इससे ऊपर जो है पॉजिटिव पार्ट है इसका और नीचे नेगेटिव पार्ट है। नीचे क्या है जी? नेगेटिव पार्ट। वाई प्राइम से डिनोट करते हैं इसे, ऐसे ही। अच्छा, आपने यूनिट सर्कल के बारे में सुन रखा होगा। किसके बारे में? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल होता है? सुन रखा है तो बताओ ना। वो सर्कल यूनिट सर्कल होता है जिसके रेडियस की मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर हो। रेडियस जिसका 1 के इक्वल हो। किसके इक्वल हो? 1 के। तो मैं यूनिट सर्कल ड्रा करता हूं जिसका सेंटर कहां पर है जी? ओरिजिन पर। कहां पर है? ओरिजिन पर। ओरिजिन पर। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। कहां पर है जी? ओरिजिन पर। अच्छा, आपको पता है कि इस साइड पे मैं जाऊंगा तो x की पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी, ऐसे ही है। मैं x के इधर x एक्सिस पर 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये कहां पर पहुंच गया जी? पॉइंट x पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? सॉरी, यहां पर नहीं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है जी? पॉइंट x है। ये क्या है जी? पॉइंट x वैल्यू है x एक्सिस पर, ठीक है। 0 के बाद 1 2 3 अप टू x। मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। ये जहां पर x लाई कर रहा है, जहां पर नंबर क्या आता है, मैं कहता हूं कि ये जो पॉइंट है ये x है। क्या है जी? x। और मैं इसी तरह वर्टिकली जाता हूं 1 2 3 और मैं यहां पहुंच कर कहता हूं कि ये क्या है जी? y। ये क्या है? y है। और ये जो कोऑर्डिनेट है ना एक पॉइंट के, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा। यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x y है। पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x y है। क्या है जी? कोऑर्डिनेट x y। और ये पॉइंट P सर्कल की सरकमफेरेंस पर लाई कर रहा है। पॉइंट P कहां पर लाई कर रहा है? सर्कल की सरकमफेरेंस पर। मैंने आपको पहले बताया था कि ये यूनिट सर्कल है। क्या है जी? यूनिट सर्कल, ऐसे ही है। तो यहां से लेकर इस सरकमफेरेंस के इस पॉइंट P तक, सरकमफेरेंस के इस पॉइंट P तक जो लेंथ है वो 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के। फिलहाल हम उसे कहते हैं कि वो r है जी। क्या है जी? r रेडियस है। क्या है जी? रेडियस। ये पॉइंट ओरिजिन से लेकर पॉइंट P तक की जो लेंथ है, जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसकी मेजरमेंट 1 है। क्या है? मेजरमेंट 1 है। और ये सर्कल का रेडियस है। सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, ऐसे ही है। अच्छा, तो जरा यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। एंगल अल्फा बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल अल्फा। हाँ जी, मैं कहाँ पहुंचा था? ये मैंने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया था। दो लाइनें ड्रा की थी, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। और फिर मैंने ओरिजिन को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रा किया, ठीक है। सरकमफेरेंस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसे मैंने कहा P। और मैंने कहा कि इसकी x वैल्यू हॉरिजॉन्टली भी इसकी x, इस पॉइंट P की एक x वैल्यू होगी और एक y वैल्यू होगी, ऐसे ही है। तो मैंने कहा इसकी x वैल्यू x है और y वैल्यू y है, ऐसे ही है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा। क्योंकि यूनिट सर्कल है तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1। अब मैं कुछ जो है ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखता हूं। देखिए, इस थीटा के लिहाज से यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको क्या कहूंगा जी? अल्फा।
क्या कह रहा हूं? अल्फा। तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा जी? साइन अल्फा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो लाइन है वो ये वाली है ना, और इसकी वैल्यू क्या है? y। परपेंडिकुलर लाइन की वैल्यू क्या है? y। ये पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट x और y थे। हॉरिजॉन्टली जो हॉरिजॉन्टल इसका जो है ना कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू x है, और जो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट है मतलब y कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू y है। तो y ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस कौन सी साइड है? R है क्या है जी? R। देखिए एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, अगर कहीं पर ये एंगल बन रहा है, कहीं पर एंगल बन रहा है, तो एंगल्स के जो आर्म्स होते हैं उनमें एक होता है हाइपोटेनस और एक होता है बेस। एक होता है हाइपोटेनस और दूसरा बेस। परपेंडिकुलर जो है वो एक परपेंडिकुलर जो साइड होती है वो आर्म्स पर बनती है। किस पर बनती है? आर्म्स पर बनती है। ये जो आर्म्स है ना दो एंगल के, ये वाला और ये वाला, इन पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसे हम परपेंडिकुलर साइड कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस एंगल के लिहाज से देखा कि ये हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर जो है वो y है और जो हाइपोटेनस है वो r है। अच्छा, इसी केस को आप अगर कंसीडर करें तो y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। y जो है ये ओरिजिन से थोड़ा ऊपर गया है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। और ये जो r है रेडियस, इसकी वैल्यू क्या है? यूनिट सर्कल है 1 है। तो इसलिए हम अक्सर y की जगह क्या लिखा जाता है? साइन थीटा। क्या लिखा जाता है? साइन थीटा। हम मतलब यह है कि साइन थीटा को y एक्सिस से रिलेट कर सकते हैं। साइन थीटा को किससे रिलेट कर सकते हैं? y एक्सिस से। ठीक है, और cos थीटा की क्या वैल्यू होती है? cos अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर बेस की क्या वैल्यू? x और हाइपोटेनस r। तो देखो बेस को हम x कहते हैं, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट की जो x वाली वैल्यू है कोऑर्डिनेट है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, और रेडियस जो चूंकि 1 है तो ये x/1 क्या आ जाएगा? x/1। तो हम ये कह सकते हैं, हम cos अल्फा को x से रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए साइन हो गया, cos हो गया, इसके बाद होता है टेन। क्या होता है? टेन अल्फा। टेन जो होता है वो साइन ओवर cos होता है। क्या फार्मूला होता है टेन का? साइन ओवर cos। तो साइन ओवर cos देखिए ये साइन है, साइन की रेशियो क्या बनती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और इस पर जब आप डिवाइड करेंगे cos को, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनस को डिवाइड करेंगे, हाइपोटेनस हाइपोटेनस से कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो y ओवर x, और इसकी इन तीन बेसिक रेशियोज की आगे तीन रेसिप्रोकल है। क्या है जी? रेसिप्रोकल। क्या रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा वो आ जाएगा r/y मीन हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और cos का क्या है जी? सीकेंट। सीकेंट अल्फा आ जाएगा जी हाइपोटेनस बाय बेस, और टेन का क्या है? कोटेंजेंट या कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज आपने याद रखनी है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि ये जो साइन थीटा होता है ये किससे रिलेट करता है? y एक्सिस से, और cos थीटा x एक्सिस से। अभी हमने देखा भी है ना कैसे यूनिट सर्कल ड्रा किया। जो साइन थीटा था वो ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेनस यूनिट सर्कल में r1 के इक्वल होता है, साइन y से रिलेट कर गया। ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 0 डिग्री का एंगल होता है। कितनी डिग्री का? 0। यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कितनी डिग्री के एंगल पर होगी? तो 90 डिग्री के एंगल पर होगी। और यहाँ से यहाँ तक कितने एंगल हो जाएंगे? कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 180। फिर यहाँ से यहाँ तक 280, फिर यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो साइन 0 डिग्री है वो 0 के इक्वल होता है।
जबकि cos 0 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू आती है उसकी 1 के इक्वल आता है। cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के। अब देखो 0 डिग्री पर कौन सी लाइन होती है? ये x वाली लाइन होती है ना, x एक्सिस होता है 0 डिग्री पर, ऐसे ही है। तो cos चूंकि x एक्सिस से रिलेट करता है इसलिए वो मैक्सिमम होगा उधर, और sin y एक्सिस से रिलेट करता है वो उधर 0 होगा। और जब 90 डिग्री की बात करें, sin 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है और cos 90 डिग्री 0 के। ऐसे ही क्यों sin मैक्सिमम होगा? क्योंकि वो रिलेट भी y एक्सिस से करता है। ठीक है, अच्छा चलो यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया। ऐसे ही अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में इसकी क्या एप्लीकेशन है। एक्सरसाइज में इसकी क्या एप्लीकेशन है? बाकी जो एक्सरसाइज है 6.2, इसमें कह रहा है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल इन द गिवन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। जो नीचे राइट एंगल ट्रायंगल है इस पे जो है ना आपने क्या मालूम करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है आपको। जो है ना बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यूज दी हुई है। अच्छा, मैं उस सवाल से थोड़ा डिफरेंट सवाल हल करूंगा। एक ही सवाल हल करूंगा, ये जो इसका पार्ट बी है इसको हल करता हूँ। कौन सा पार्ट? बी, जो दूसरा पार्ट है इसका। इस तरह एक ट्रायंगल बनी है, ये राइट ट्रायंगल है। क्या है जी? राइट ट्रायंगल है। तो इधर इसका क्या है जी? परपेंडिकुलर साइड है। यहाँ पर क्या है जी? परपेंडिकुलर बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है। ऐसे ही है, यहाँ पर क्या बन रहा है? राइट एंगल। ये वर्टेक्स बी है, ये ए है और ये है सी। ये जो बी से ए तक डिस्टेंस है इसकी वैल्यू है जी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से सी तक जो डिस्टेंस है उसकी 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इस थीटा के लिहाज से पॉइंट सी पर जो थीटा बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उसके लिहाज से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करनी है। और उस थीटा को, उस एंगल को थीटा कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? पॉइंट सी पर जो एंगल है थीटा। इस थीटा के लिहाज से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, और पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई रेशियो जी sin थीटा। sin थीटा की क्या क्या फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब देखो इस थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? बी ए है या बी सी है? बी ए है। क्या है जी? बी ए। कैसे? देखो इसको जरा उठाकर थोड़ा इस तरफ रखते हैं, इस तरह ये पॉइंट सी इधर ले आते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह से आपकी ट्रायंगल बनेगी। पॉइंट सी इधर आ जाएगा, तो पॉइंट सी ये बल्कि थोड़ा परपेंडिकुलर होगा। ये पॉइंट बी, पॉइंट ए। ए जो है वो सी की जगह चला गया है, सी बी की जगह और बी ए की जगह। ठीक है, अब थीटा यहाँ पर जो एंगल बन रहा था उसका क्या रहा था? थीटा। सी से बी तक का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा था जी? 12 सेंटीमीटर। और बी से ए तक का जो डिस्टेंस था उसे 5 सेंटीमीटर। ए से सी तक का जो डिस्टेंस था उसे 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है। ऐसे ही है, देखो जहाँ पर एंगल बन रहा होता है, जहाँ पर एंगल बन रहा होता है, जिस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट सी पर एंगल बन रहा है, इधर एक इसका आर्म होगा जो क्या कहलाएगा? बेस, और दूसरा आर्म क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। और जो सामने वाली साइड होगी थीटा की, जो सामने वाली साइड होती है, ऑपोजिट साइड होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। मतलब अगर हम साइन थीटा के लिहाज से वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो वो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर। इसी तरह साइन का उलट आगे इस पे मैं इधर लिख देता हूं जी। क्या है जी? कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा वो आ जाएगा 13 बाय 5। और साइन के बाद आ गया cos थीटा। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। क्या होता है जी? बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है? 12 और हाइपोटेनस 13। और cos का उलट सीकेंट। सीकेंट आ जाएगा 13 बाय 12। ये मैं आपको समझाने के लिए बस एक सरसरी सा सवाल हल कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह cos के बाद क्या आ जाएगा?
टेन थीटा। क्या आ जाएगा? टेन थीटा। वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब 5/12। और इसका उलट कोटेंजेंट वो आ जाएगा 12/5। अच्छा जरा डस्टर मुझे दिखाइएगा। अच्छा इसी सवाल में हमें वो कहे अगर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करे, इसी सवाल में वो क्या कहे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करे, लेकिन इस थीटा के लिहाज से नहीं, पॉइंट सी पर थीटा ना हो, थीटा कहां हो? पॉइंट ए पर। तो फिर क्या बनेगा? ये जो है ये बेस बन जाएगी, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेसिकली चेंज हो रहा है। इधर से जब हम देख रहे थे तो ये बी ए परपेंडिकुलर था, इधर से देखा तो बी सी परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर बेसिकली चेंज हो रहा है, सही है। तो फिर इस थीटा के लिहाज से, इस थीटा के लिहाज से साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, मतलब 12/13। और साइन का उलट कोसेकेंट, वो इक्वल हो गया 13/12। देखिए बिल्कुल डिफरेंट चीज आ रही है, 5/13 और 12/13। 12/13 नीचे तो हाइपोटेनस ही रहा है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर। पहले परपेंडिकुलर ये 5 था, अब इस थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर 12। ऐसे ही है। इसी तरह फिर अगर cos की बात करें, cos थीटा इक्वल हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। इधर बेस 5 है और हाइपोटेनस 13 है, 5/13। और इसका उलट सीकेंट, वो आ जाएगा 13/5। और फिर आगे जी tan थीटा, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब 12/5। और tan के बाद आ गया कोटेन, वो आ जाएगा 5/12। तो इस चीज की समझ आई है? yes, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज कैसे होता है। अगर इधर एंगल बन रहा है, इस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, इधर से आप देख रहे हो एंगल को, तो ये जो नीचे वाली साइड होगी ये क्या होगी? बेस। और ये जो ऊपर वाली साइड होगी ये क्या होगी? हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर जो होगा वो हमेशा थीटा के सामने, थीटा के सामने होगा। अच्छा अगर इधर से आप देख रहे हो, इस थीटा को नहीं कंसीडर कर रहे, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? यहां से आप देख रहे हो तो ये जो है ये बेस बन जाएगी, ये हाइपोटेनस, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, इस चीज को आपने देखना है। जब भी सवाल आए बताएगा कौन से एंगल के लिहाज से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। हाँ जी, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। इसका एक ट्रिक है, आप एक टेबल बनाएं, उसके लिए जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी इन एंगल्स पर वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। कैसे जी? देखिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, इधर लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू आ जाए तो बाकी की वैल्यू तो निकाल लेते हैं ना, क्योंकि साइन और कॉस की आ जाए तो साइन से कोसेकेंट की वैल्यू, कॉस से सीकेंट की वैल्यू, और साइन और कॉस दोनों की वैल्यू मिलाकर tan की वैल्यू आ जाती है। सही है, tan होता है जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा tan की आ गई तो कोटेंजेंट की भी आ जाती है, ऐसे ही उसी का उलट होती है। अच्छा साइन थीटा और इधर नीचे लिखूंगा cos थीटा। ठीक है, इधर थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, 0 के बाद आ जाएगी 30 डिग्री, उसके बाद आ जाएगी 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। हाँ जी, कैसे इन एंगल्स की वैल्यूज निकालेंगे? हम सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक क्या लिखेंगे? काउंटिंग लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया 0, 1, 2, 3, 4। इधर उलट लिखना शुरू करेंगे, इधर उलट। इधर हम 0 से आगे चले थे ना, इधर हम 0 से वापस पीछे आएंगे। ठीक है, कैसे? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब
दोनों जितने भी हमारे पास कॉलम सेल्स बन रहे सबको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4। अब सारी वैल्यूज पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर। देख रहे हो कोई भी सवाल आ सकता है, अगर आपको टेबल बनाना आता है तो 1 मिनट में आप इनमें से किसी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा जी कैसे जी, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री था जी 0/4, 0/4। 0 से जब भी कोई चीज डिवाइड होती है आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है ना, तो साइन 0 डिग्री किसके इक्वल आ गया 0। अच्छा साइन नेक्स्ट आ गया 30 डिग्री, नेक्स्ट 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू है 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2। अलग अलग स्क्वायर रूट ले लो ना, 1 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट, 4 के ऊपर अलग, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा 2। तो sin 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/2। और sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, ऊपर 2 है नीचे 4 है, 2 1 2 2 2 4, तो sin 40 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 45 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। sin 45 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। अच्छा sin आ गया 60 डिग्री, अलग अलग स्क्वायर रूट ले लो, 3 का स्क्वायर रूट 3 रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा ना, मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं है 3, ऐसे ही है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 2, तो sin 60 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। sin 90 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा 4/4, 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, तो sin 90 डिग्री किसके इक्वल आ गया 1। इसी तरह cos वाले की भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। जब sin और cos की वैल्यू आ गई तो बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब की वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपने ये टेबल कंप्लीट करना है, कैसे कि sin की वैल्यूज मैंने निकाल दी है, cos की भी आपने निकालनी है, कोसेकेंट की, सेकेंट की और कोटेनेंट भी आपने निकालनी है, ठीक है। और ये क्यों निकाल रहे हैं, ये क्यों सिखा रहा हूँ आपको मैं। आगे आप एक्सरसाइज निकालें 6.2। 6.2 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, सवाल नीचे है जी कुछ इस तरह से, पहला सवाल है tan 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। जहां भी रेशियो जो है ना इन एंगल के साथ यूज हो रही है, सारे सवालों में इन एंगल्स के साथ यूज होंगी। वैल्यूज पुट करो, सिंपलीफाई करो उन्हें, जो कसर शसर कटती है उसे काटो, जहां पे स्क्वायर रूट से कोई रकम बाहर आती है उसे लाओ, ठीक है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का सिंपल ऑपरेशन है वो करो और सवाल आपके हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने खुद हल करना। अच्छा फिर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्रूव करेंगे ये 1 के इक्वल होता है। तो sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का स्क्वायर, sin 60 डिग्री क्या है जी 3/√3/2, इसके साथ प्लस करो आप किसको जी cos 60 डिग्री, इसके स्क्वायर के साथ, इसके स्क्वायर के साथ प्लस करो cos 60 डिग्री का स्क्वायर, तो वो होता है 1/2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट से 3/4 और 1/4, 4 को लिया एलसीएम, 3 + 1 क्या हो जाता है 4/4, किसके इक्वल आ जाएगा 1। तो इसको हमने प्रूव करना था किसके इक्वल 1, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इन एंगल्स के साथ यूज हो रही है और आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा एक सवाल है sin 45 डिग्री, sin किसके इक्वल दिया हुआ sin 45 डिग्री tan स्क्वायर रूट ऑफ
tan स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे ही है। अच्छा, sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? हमने इस ये जो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें मौजूद जो अननोन होगा उसकी वैल्यू निकालनी होगी, ऐसे ही है। sin 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो मैं इधर पुट करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इज इक्वल टू x बाय tan स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, इसको 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे ही है। ये जो tan स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये तो डिवाइड हो रहा है बेसिकली x के साथ, क्या हो रहा है? डिवाइड। इधर आकर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू x। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इधर x की जगह 10 पुट करो, 10 से कैंसिल, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जितने भी अननोन हैं उनकी वैल्यू आपने खुद निकालनी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कह रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल को आपने सॉल्व करना है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पहला क्वेश्चन है, उसमें दो साइड्स की वैल्यूज दी गई हैं, दो साइड्स की वैल्यूज दी गई हैं। तीसरी साइड की वैल्यू आपने निकालनी है, तीसरी साइड की वैल्यू आपने निकालनी है। और इसी तरह दूसरे सवाल में दो साइड्स की वैल्यू और एक एंगल दिया गया है, आपने तीसरी साइड की वैल्यू निकालनी है। शायद दो एंगल्स भी निकालने हों, दो एंगल भी साथ मालूम करने हैं। वो कैसे मालूम होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। छठा सवाल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जी एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? 3 साइड्स आगे और 3 ही उनके एंगल आगे, 3 साइड्स और 3 एंगल। ये 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्रायंगल में। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6। 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 उसके एंगल होते हैं। अब मैं एक खास किस्म की ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल होती है? ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है जी? 90 डिग्री। एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और एक क्वालिटी और मैं बता दूं आपको ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल होती है उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है? ट्रायंगल जो होती है ये आपको पता है सिलेबस पेपर आना है बच्चों, इसी तरह का सवाल आएगा, इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे। ट्रायंगल्स के जो ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये हम यूज करेंगे, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज में यूज होंगी। तमाम एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है जी? 180 डिग्री होता है। और ये जो अगर मैं इस एंगल के लिहाज से बात करूं, इस थीटा के लिहाज से, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। इससे बल्कि मैं बस आगे ही रखता हूँ, ए बी और सी, ए बी और सी। बेस के लिए मैं जो लिखूंगा वो क्या होगा? स्मॉल ए। बेस के लिए क्या लिखूंगा? स्मॉल ए। परपेंडिकुलर के लिए स्मॉल बी और हाइपोटेनस के लिए स्मॉल सी। अब पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसने एक फार्मूला दिया। उसने कहा कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस की लेंथ का स्क्वायर वो इक्वल होगा किसकी? बेस की लेंथ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ आई ये बात? एक ये फार्मूला यूज होगा, दूसरी ये बात यूज होगी कि जो ट्रायंगल होती है, फॉर एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, ये ट्रायंगल है, इसका एंगल इस पॉइंट ए पर एंगल ए बनेगा, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। ये दो बातें आपने यूज करनी है एक्सरसाइज में, ठीक है। अब आप आ जाए एक्सरसाइज वाले सवालों पर, देखते हैं जी क्या क्या सवाल है। स्टार्ट करें। अच्छा हाँ जी, आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या क्या कंपोनेंट दिए हुए थे?
ए दिया हुआ था, साइड्स की लेंथ है बेसिकली ए, और बी भी एक साइड की लेंथ है, और फिर उसने बताया हुआ था कि ये एंगल, ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और उसमें बताया हुआ एंगल वर्टेक्स सी पर बनेगा। मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाई रफ सी, आपने कच्ची पेंसिल से बनानी है, ठीक है, रफ सी, रफ काम में। तो सी पे मैंने 90 डिग्री का एंगल रखा, और ए को जो ए थी वैल्यू उसे मैंने बेस में लिख दिया, और बी की वैल्यू को परपेंडिकुलर लिखी, ऐसे ही है। तो मुझे ट्राइंगल को सॉल्व करना है, दो साइड्स की वैल्यू दी हुई है, मतलब तीसरी साइड की वैल्यू मैंने मालूम करनी है। ये बेस की वैल्यू को एक आ गया है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू को बी, और हाइपोटेनस की वैल्यू को मैंने कह दिया जी वो सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, सिंपल सा, बाय लिखा है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 75 कैसे आया, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट से कैंसिल। ये लिखा हुआ है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाता है 75। तो 75 प्लस 25 कितना आ गया 100 आ गया। तो सी के स्क्वायर की, हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन 10। अच्छा, अब मुझे तीनों साइड्स की लेंथ मेरे पास आ गई है, अब मुझे इसके एंगल्स की मेजरमेंट निकालनी है, ऐसे ही है। एक एंगल की मेजरमेंट उन्होंने दी हुई है 90 डिग्री, ऐसे ही है। तो बाकी दो एंगल्स की मैंने मेजरमेंट निकालनी है। मैंने इस एंगल ए की मेजरमेंट निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा यूज की। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की भी है, और हाइपोटेनस की भी मैंने मालूम कर ली है, ऐसे ही है। मैंने बोला tan थीटा लिखा जी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है ना। मैंने लिखा tan इस एंगल को, इस पार्ट यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे कहा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। tan मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर ओवर वैल्यू ऑफ बेस। तो 5 से कैंसिल हो गया, तो tan मेजरमेंट ऑफ एंगल ए किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। अब मैंने इस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही है। उसके लिए मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। tan जो है tan इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ, कैंसिल हो गया, इधर आ गया मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपने कैलकुलेटर यूज करना है, उस पर शिफ्ट प्रेस करना है, फिर tan प्रेस करना है, तो tan इनवर्स बन जाएगा। फिर आगे लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो tan इनवर्स की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। क्या आ जाती है 60। तो मतलब ये हुआ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितनी होगी 60 डिग्री होगी। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, ऐसे ही है। तो अब तीसरे एंगल की वैल्यू चाहिए, वो इंफॉर्मेशन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उन सबका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है। तो मैंने लिखा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखा हुआ है। फिर इन दोनों की वैल्यूज पुट की, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दिया 150 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 150 है उसे 180 से माइनस कर दो, बाकी आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे ही है। तो इसी तरह बाकी सवाल भी है, मैं आपको जुबानी उन सवालों के बारे में बता देता हूँ। जिस तरह दूसरा सवाल है, इसमें दूसरे सवाल में बताया गया पॉइंट सी पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। मैं एक डायग्राम से आपको बताता हूँ, इसकी आप एक फोकस करके पिक्चर ले लो। पिक्चर नहीं यानी किसी वीडियो में चलते रहने दो, ठीक है। अच्छा, रोकी तो नहीं है वीडियो। अच्छा, अब दूसरी जो डायग्राम है मैं वो बनाकर आपके सामने जो है ना बता देता हूँ कि उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। क्या क्या सवाल है जी, एक ट्राइंगल है और पॉइंट सी पर उसका क्या है जी 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है, सही है। और ये ए साइड है और ये बी है। उसमें हमें बी की वैल्यू दी हुई है और
सी की वैल्यू दी हुई है, बी ये है परपेंडिकुलर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है कितनी जी, बी 4 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 8 सेंटीमीटर है। हमें ए की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इसे दूसरी तरफ जाकर 64 में से माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी जी, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। स्क्वायर रूट लोगे तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे जी, 64 इज इक्वल टू 16 प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 16, क्या आंसर आता है 48। कितना आंसर आ जाता है 48। स्क्वायर रूट लो 48 का क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 48 6.92 6.928। देखिए यही आंसर है। आपके पास बेस की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आपने इन दो एंगल्स की वैल्यू चाहिए होगी, ऐसे ही है। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि आपके पास बेस की वैल्यू भी है, परपेंडिकुलर की भी है और हाइपोटेनस की वैल्यू भी है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो। आप tan थीटा को मैं आपको प्रेफर करता हूं वही बार बार यूज करो। लिखो tan मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू क्या है 6.92। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा, तो इस तरह है ना, जो आंसर आएगा वो tan मेजरमेंट ऑफ एंगल A का होगा। ठीक है, दोनों तरफ tan इनवर्स को ले लो तो आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल A की वैल्यू आ जाएगी। फिर यही फार्मूला यूज करोगे, सम ऑफ आर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप इसके तीनों एंगल्स की वैल्यूज भी निकाल लोगे। इस तरह इसके बाकी भी जितने पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अच्छा, इसके बाद वाला सवाल देखो जरा क्या है,